नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉ वीटा पर। मेरा नाम आराध्या गुप्ता है। इस चैनल पर हम लॉ के कॉन्सेप्ट को सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं और विभिन्न विधि के सब्जेक्ट्स को, लॉ के सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं। ये पहला लेसन है, पहला लेक्चर है जो कि कम्प्लीटली हिंदी में रहेगा हमारे चैनल पर। इंग्लिश में जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है सेपरेट प्लेलिस्ट में, एंड ये कम्प्लीटली हिंदी बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा फिलोसॉफिकल होता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो पूरा का पूरा जो लॉ का सिस्टम है आपको एक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देने लगेगा, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि विधि शास्त्र का अर्थ क्या है, यानी जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ क्या है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग जूरिस्ट द्वारा उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, किस तरीके से विधि शास्त्र को समझाया है अपनी भाषा में। इसका स्वरूप क्या है, यानी इसका नेचर कैसा है। इसका क्षेत्र क्या है, यानी इसका स्कोप क्या है। इसकी उपयोगिता क्या है, क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और अंत में हम एक लॉजिकल निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं विधि शास्त्र का अर्थ, यानी जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग। तो सबसे पहले बात करें जूरिस्प्रूडेंस की, तो जूरिस्प्रूडेंस जो शब्द है या विधि शास्त्र जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा के शब्द जूरिस्प्रूडेंशिया से निकाला गया था। ठीक है, ये जो विधि जूरिस्प्रूडेंस वर्ड है, ये जूरिस्प्रूडेंशिया जो कि एक लैटिन वर्ड है उससे डिराइव किया गया था, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, या फिर हम कहें लॉ का ज्ञान या विधि का ज्ञान या विधि का सिद्धांत। ठीक है, तो कानून का, विधि का सिर्फ सेक्शन या ब्यूरेक तक नहीं रहता है। मतलब इसका मतलब है उनके पीछे की जो थ्योरी है, उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो मूल्य हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनका एनालिसिस हम लोग इस विधि शास्त्र के अंदर करते हैं, और इसी स्टडी को हम जूरिस्प्रूडेंस स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो हमें इस लॉ के थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी, हम जूरिस्प्रूडेंस को लॉ का थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट थे सर एडवर्ड कोक। उन्होंने किस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस को डिफ़ाइन किया है, उनके अनुसार विधि शास्त्र विधि और उसके प्रयोग का ज्ञान है। ही सेज दैट इट्स अ नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये हमें सिर्फ कानून नहीं बताता है, बल्कि उसका प्रयोग कैसे करना है वो भी हमें सिखाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विधि शास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग जूरिस्ट ने, जो महान जूरिस्ट रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से बताई हैं। पहले हैं बहुत ही फेमस सामंट। तो सामंट के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, यानी विधि शास्त्र क्या है, ये विधि का वैज्ञानिक अध्ययन है ना। ये लॉ को एनालाइज करता है, लॉ को सिंप्लीफाई करता है, आसान बनाता है, और उसके रूल्स बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो इसीलिए विधि शास्त्र सामंट के अकॉर्डिंग विधि का शास्त्र है। ठीक है, साइंस ऑफ लॉ है। अगला परिभाषा है ऑस्टिन के द्वारा। तो उन्होंने डिफाइन किया है दैट इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, मतलब ये वर्तमान या सक्रिय कानून का दार्शनिक अध्ययन है। ये पॉजिटिव लॉ की बात करता है, दैट हम लोग को लॉ को कंसिडर करना चाहिए, या लॉ को कंसिडरेशन में लेना चाहिए लॉ एज इट इज़ को, ना कि लॉ ऑट टू बी, ये बात करते हैं ऑस्टिन। नेक्स्ट परिभाषा है कैल्सन की। कैल्सन ने बोला दैट इट इज़ अ साइंस ऑफ नॉर्म्स, यानी कैल्सन का जो फोकस था वो नॉर्म्स पर था, मतलब जो लीगल रूल्स हैं, जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उन पे उनका फोकस था। और उनका कहना है कि जो विधि शास्त्र है ये नॉर्म्स की, रूल्स की, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करता है, उसकी साइंस है, उसका जो विज्ञान है, उसे ही हम लोग विधि शास्त्र कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड ने डिफाइन किया है जूरिस्प्रूडेंस को। अगेन ही सेज कि एक साइंस ऑफ लॉ है विच यूज़ लॉ एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि यहाँ लॉ को, कानून को, विधि को समाज में कंट्रोल करने का एज अ टूल के रूप में देखा गया है, कि जो कानून है वो समाज में एक कंट्रोल लाता है, एक नियंत्रण का साधन के रूप में देखा जाता है, जो कि समाज में अलग अलग गतिविधियों को नियंत्रित करता है और परिस्थितियों को संभालता है। ठीक है, तो इन सभी परिभाषाओं से हमें समझ आता है कि जो विधि शास्त्र है ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि उसका
एक तरीके से डिटेल्ड फिलोसफिकल और लॉजिकल स्टडी है, लॉजिकल ज्ञान है। ठीक है, तो ये थी कुछ परिभाषाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि इस जूरिस्प्रूडेंस का या विधि शास्त्र का क्या स्वरूप है, क्या नेचर है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ पॉइंटर्स में इसको डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। पहला है, विधि शास्त्र एक सैद्धांतिक एवं अमूर्त विषय है, यानी कि ये एक थियोरिटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। तो विधि शास्त्र कानून के पीछे छिपे हुए बेसिक प्रिंसिपल्स और फिलोसफिकल फाउंडेशंस को समझाता है। ये केवल ये नहीं बताता कि कानून क्या होता है या क्या कानून क्या कहता है, बल्कि ये पूछता है कि कोई बात अगर कही गई है तो क्यों कही गई है ना, इसका उद्देश्य क्या था। तो हम पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं, ये इसका बेसिक नेचर है विधि शास्त्र का। ठीक है, एग्जाम्पल या उदाहरण से समझिए कि जब हम लोग अधिकार की बात करते हैं, यानी कि हम राइट्स की बात करते हैं, तो विधि शास्त्र ये नहीं पूछता कि संविधान में क्या लिखा है, बल्कि ये पूछते हैं कि अधिकारों की ज़रूरत क्यों है ना, समाज में उनका महत्व क्या है। तो हम लोग उसकी फिलॉसफी पे स्टडी करते हैं। दैट इज़ व्हाट जूरिस्प्रूडेंस इज। इसके अलावा हम बात करें इसके नेचर की, तो ये साइंटिफिक होता है, यानी कि ये एक विज्ञान है। जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र एक लॉजिकल और एनालिटिकल सब्जेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट को क्लासिफाई करता है, अलग अलग उनमें बांटता है, उन्हें डिफाइन करता है, उनकी कंसिस्टेंसी को खोजता है ना, तर्क देखता है क्या क्या रीजनिंग थी किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे, उसका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, प्रिंसिपल्स को समझता है, फिर प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है। तो बिल्कुल एज सिमिलर, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि एक वैज्ञानिक साइंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझिए, लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस में। तो लायबिलिटी को क्रिमिनल और सिविल में क्लासीफाई किया गया, विभाजित किया गया, और उनके अलग अलग एलिमेंट्स को समझना यही विधि शास्त्र का वैज्ञानिक एक पहलू है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये एक दार्शनिक अध्ययन है, यानी कि ये एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है या फिलोसफिकल सब्जेक्ट है। कैसे? विधि शास्त्र कानून को न्याय, नैतिकता और सत्य जैसे उच्च मूल्यों के साथ जोड़ता है। ये सवाल करता है कि क्या हर कानून न्यायपूर्ण होता है, क्या नैतिकता और विधि में कोई अंतर है। तो इस तरीके के सवाल पूछता है, इस तरीके के फिलोसफिकल एंगल्स को ये समझने की कोशिश करता है ना। तो ये विधि के उद्देश्य, न्याय, नैतिकता और अधिकार आदि का विश्लेषण करता है। उदाहरण समझिए कि यदि कोई कानून जातिगत भेदभाव को अनुमति देता है, तो विधि शास्त्र पूछेगा कि क्या ये कानून नैतिक है या नहीं है। ठीक है, चलिए आखिरी पॉइंट है हमारा नेचर में, दैट ये एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है, यानी कि अंतविषयीय स्वरूप है इसका। कैसे? जो विधि शास्त्र है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि से इन सब से जुड़ता है। ठीक है, इन सब को आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि कानून अकेले में नहीं चलता ना, वह समाज के साथ ग्रो करता है, समाज के साथ इवॉल्व करता है। इसीलिए हमें इन सारी स्टडीज़ को आपस में कनेक्ट करना होता है, और जूरिस्प्रूडेंस उनको कनेक्ट करके ही आगे बढ़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से समझिए कि जो घरेलू हिंसा होती है, जो घरेलू हिंसा का जो कानून है, उसको समझने में केवल आईपीसी या फिर हमारा जो करंट में भारतीय न्याय संहिता है, सिर्फ उसको पढ़ना काफ़ी नहीं है। समाज की संरचना, पितृसत्ता, महिलाओं की स्थिति, इन सब को समझना ज़रूरी है ना। और यही विधि शास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस का व्यापक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचर या स्वरूप विधि शास्त्र का। चलिए अगला हमारा हेडिंग है विधि शास्त्र का क्षेत्र या जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने पॉइंटर्स में डिफाइन किया है। पहला है विधि के स्रोतों का अध्ययन, यानी कि हम जूरिस्प्रूडेंस में अलग अलग सोर्सेज ऑफ लॉ को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जानने की कोशिश करता है विधि शास्त्र की कानून कहाँ से आता है। जैसे कई सारे इसके सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जैसे कि कस्टम यानी प्रथा है ना, विधान यानी लेजिस्लेशन, अलग अलग जो कानून बनाए जाते हैं, न्यायिक निर्णय यानी जुडिशियल डिसीजंस जो जुडिशरी देती है हमारी। इसके अलावा धर्मशास्त्र यानी कि जो हमारे रिलीजियस सोर्सेज हैं इन द पर्सनल लॉज, वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन सब को हम स्टडी करते हैं। तो जैसे मुस्लिम कानून में इज्मा है, कियास है, ये सोर्सेज होते हैं ना मुस्लिम लॉ के, तो इनका अध्ययन हम लोग विधि शास्त्र के स्कोप में समझते हैं, या इसके स्कोप में ये कवर होता है। दूसरा स्कोप का हेडिंग है एनालिसिस ऑफ द लीगल कॉन्सेप्ट, या फिर कानूनी अवधारणाओं की विश्लेषण।
ठीक है। तो विधि शास्त्र कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देता है, जैसे कि राइट्स, अधिकार, ड्यूटी, कर्तव्य, ओनरशिप, किसी पे हक, संपत्ति पे हक, पोजेशन, लाइबिलिटी, दायित्व, दंड, है ना, इन सब को लॉजिकली डिफाइन और डिफरेंशिएट करता है, विभाजित करता है, इन सब के मीनिंग को डिराइव करता है ना। तो ये अलग अलग लीगल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल विधिक अवधारणा करता है ये। तो जैसे कि ओनरशिप और पोजेशन में क्या अंतर है ना, पोजेशन एक फिजिकल कंट्रोल है, ओनरशिप एक लीगल टाइटल है, ये सब बातें हमको विधि शास्त्र के ही प्रिंसिपल से पता चलती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि विधिक सिद्धांतों का अध्ययन, हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में या विधि शास्त्र में अलग अलग लीगल प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, लीगल सर्टेनिटी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, हिंदी में बोलेंगे तो न्याय, समानता, विधि का शासन, प्राकृतिक न्याय, है ना। हम इन सारे कानून के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाएगा, है ना। नो वन विल बी कंडेम्ड गिल्टी अनलेस बोथ द पार्टीज हैव बीन हर्ट। तो हम लोग लीगल प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ लॉ एंड सोसाइटी। तो हम लोग इसमें कानून और समाज के संबंध का विश्लेषण करते हैं, समाज में विधि की क्या भूमिका है ना, उसका क्या प्रभाव है, और कानून और समाज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमारा एक कानून है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, तो वो समाज में अवेयरनेस बढ़ाने से कानून भी, मतलब इस तरीके के कानून आएंगे, उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी तो कानून भी सख्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे कानून और समाज जो है वो आपस में प्रभावित हैं और किस तरीके से उनकी भूमिका रहती है। द लास्ट हेडिंग हियर इज लीगल थ्योरीज एंड स्कूल्स, यानी विधिक विचारधाराएं और स्कूल्स। तो जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र विभिन्न स्कूल ऑफ थॉट का अध्ययन करता है ना। जैसे कि हमारे नेचुरल लॉ स्कूल, पॉजिटिव लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, यहाँ पे इन सब के नाम लिखे हिंदी में, सक्रियम विधि सिद्धांत, ऐतिहासिक विधि शास्त्र, समाज शास्त्र, विधि शास्त्र आदि, ठीक है। जैसे कि हमारा सोशोलॉजिकल स्कूल जो है, समाज शास्त्र, ये कहता है कि कानून का उद्देश्य सिर्फ ऑर्डर नहीं है बल्कि सोशल वेलफेयर भी है ना, समाज का वेलफेयर करना, उसका संरक्षण करना, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एम है, राइट। तो ये हमारा हो गया कि विधि शास्त्र का क्या क्षेत्र है, क्या स्कोप है। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग जानते हैं कि विधि शास्त्र की क्या उपयोगिता है, व्हाट इज़ इट्स यूटिलिटी, है ना, ठीक है। पहला है हमारा विधि की गहरी समझ। तो जो विधि शास्त्र है ये हमें विधि की गहरी समझ को ले डाउन करता है ना। विधि शास्त्र कानून को सिर्फ नियमों के रूप में नहीं बल्कि उनके पीछे के सिद्धांत, उनके उद्देश्य को समझने में भी सहायता करता है ना। जो बेयर एक्ट होते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट देते हैं, है ना, कि क्या कानून है जो पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ, लेकिन जो विधि शास्त्र है वो उनके पीछे की सोच बताता है ना। ये जो स्टूडेंट्स हो गए या जो भी लीगल प्रोफेशनल्स हैं जो कानून पढ़ रहे हैं, उनको कानून की जो सोल है, जो एसेंस है, उससे जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज कि ये विधि निर्माण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका सहायक के रूप में सामने आता है। सो इट हेल्प्स इन लॉ मेकिंग, है ना। सो विधि शास्त्र विधायकों को, जो भी विधि पढ़ रहे हैं, उनको यह समझने में मदद करता है कि किसी सामाजिक समस्या के लिए न्याय संगत कानून कैसे बनाया जाए, है ना। कि हम लोग विधि की सहायता से नई परिस्थितियों के अनुसार न्यायपूर्ण कानून कैसे बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझिए कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो आया, वो विधि शास्त्र ने सोशल जस्टिस प्रिंसिपल के आधार पर इसे शेप करने में मदद की। तो विधि शास्त्र का बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है नए नए कानून को समाज में लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक निर्णयों में मार्गदर्शक के रूप में सामने आता है या सहायक के रूप में सामने आता है। ये गाइडिंग गार्जियन के रूप में सामने आता है फॉर द जुडिशियल डिसीजंस। तो जो भी हमारे न्यायाधीश हैं वो कई बार ऐसे मामले देखते हैं जिन पर कोई स्पष्ट कानून नहीं होता है, तो वहाँ पर जो विधि शास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो मदद करते हैं, उनका प्रयोग करके जो न्यायाधीश हैं वो न्याय प्रदान करते हैं। जैसे कि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत जिसको घोषित किया, तो
उसका आर्टिकल 21 में तो डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं था ना, लेकिन हमारी जुडिशरी ने विशुद्ध रूप से जूरिस्प्रूडेंशियल इवोल्यूशन किया, जूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांतों को प्रयोग में लेकर जो नए प्रोविज़न है, जो नया राइट है, उसको इवॉल्व किया, है ना। चलिए, और क्या यूटिलिटी है इसकी कि विधि विद्यार्थियों व विधि के शिक्षकों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, ये उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। तो यह विधि शिक्षा के रूप में आधारभूत विषय है। विधि शास्त्र वह सब्जेक्ट है जिससे आपकी लीगल थिंकिंग डेवलप होती है, जैसे कि मूट कोर्ट, लीगल एसे, केस एनालिसिस, इन सब में विधि की जो रीजनिंग है, जूरिस्प्रूडेंशियल रीजनिंग जो है वो बेहद काम आती है ना। और आखिरी पॉइंट यहाँ पे है कि विधि और समाज के संबंध को समझने में ये एक सहायक के रूप में सामने आता है और उन संबंधों को स्पष्ट करता है। तो विधि शास्त्र यह समझने में मदद करता है कि कानून किस प्रकार से समाज को रेगुलेट करता है, समाज और समय के साथ उसमें बदलाव कैसे आता है ना, और समाज कैसे कानून को आकार देता है, ये सब समझने में हमें विधि शास्त्र जो है वो मदद करता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में जो आज के टाइम पे जो कुछ कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, उसको अब लीगल रिकग्निशन मिल रहा है। तो ये क्या है, ये एक सोसाइटल चेंजेस के साथ कानून का इवोल्यूशन होना है ना, और उसमें जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र का बहुत ही अहम जो है वो अपना रोल रहता है। चलिए आगे बढ़ें, हम लोग एक निष्कर्ष ले लेते हैं हमने जो भी पढ़ा उसका। तो देखिए, अंत में हम ये कह सकते हैं कि विधि शास्त्र कानून की आत्मा है ना, कानून का विधि का आधार है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ कानून जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये भी जानना ज़रूरी है कि कानून क्यों बना, है ना, उसके पीछे क्या सोच थी और वो समाज पर क्या असर डालता है ना। विधि शास्त्र न केवल कानूनी प्रावधानों को समझने में सहायक है, बल्कि न्याय की अवधारणा को भी स्पष्ट करता है ना। तो LLB या लीगल फील्ड में अगर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है, तो मुझे लगता है विधि शास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसा लगा, कितना समझ आया, आपके लिए नोट्स कितने हेल्पफुल हैं। और मैं आपको सच बताऊं, ये मेरा पहला लेक्चर है जो कि मैंने हिंदी में रिकॉर्ड किया है। थोड़ा हो सकता है थोड़ा मुश्किल हुआ हो, कहीं पे मैंने इंग्लिश का इस्तेमाल किया हो, बिकॉज़ मैंने अभी तक मतलब हमने 400 से ज़्यादा जो अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं वो कम्प्लीटली इंग्लिश में रहे हैं। सो ये पहली कोशिश थी मेरी, तो भूल चूक माफ़। और नोट्स भी पहली बार हमने हिंदी में निकाले हैं, ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगी, और इस आगे के और लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।